करेंगे भारत की उस महत्वाकांक्षी आर्थिक यात्रा की जिसे पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए शक्ल दी गई। देखिए, ये सिर्फ आंकड़ों या योजनाओं की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक नए राष्ट्र के सपनों, उसकी उम्मीदों और उसके संघर्षों की कहानी है। जरा सोचिए, सैकड़ों सालों की गुलामी के बाद एक देश आजाद होता है। उसके सामने सबसे बड़ा सवाल क्या होगा? यही कि अब आगे क्या? गरीबी, भुखमरी, पिछड़ेपन की बेड़ियों को कैसे तोड़ा जाए? इसका जवाब मिला एक सोची समझी योजना में। इस दिलचस्प सफर को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 खास पड़ावों में देखेंगे। सबसे पहले ये प्लानिंग का आइडिया आया कहां से, फिर देखेंगे एक नए राष्ट्र के निर्माण का दौर, उसके बाद उथल-पुथल भरे साल, फिर 1991 का वो ऐतिहासिक मोड़ और आखिर में योजना आयोग से नीति आयोग तक का सफर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत में आर्थिक योजना का विचार कोई रातों रात नहीं आया था, बल्कि ये तो आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ ही पनप रहा था। इसके पीछे एक ग्लोबल प्रेरणा थी और हमारे अपने नेताओं की एक मजबूत सोच भी काम कर रही थी। मतलब बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये देश के भविष्य के लिए एक इकोनॉमिक रोड मैप बनाने जैसा था। ये तय करना कि हमारे पास जो भी सीमित संसाधन हैं, उनका सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि देश का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके। तो ये आइडिया आया कहाँ से? इसकी प्रेरणा मिली 1928 में सोवियत यूनियन से। लेकिन भारत ने इसे आंखें बंद करके कॉपी नहीं किया। हमने इसे अपने देश की ज़रूरतों के हिसाब से ढाला। एम विश्वेश्वरैया जैसे महान विचारकों ने तो 1934 में ही इसकी नींव रख दी थी और फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इसे एक ठोस शक्ल दी गई। आज़ादी मिल गई। अब वक्त था कागज पर बने इन विचारों को हकीकत में बदलने का। ये दौर था बड़े बड़े सपनों का, ऊंची उम्मीदों का और साथ ही कुछ कड़वी सच्चाइयों का भी। और इसी सपने को हकीकत में बदलने के लिए बनाया गया योजना आयोग। इसका एक ही काम था, देश के विकास के लिए एक साफ सुथरा प्लान तैयार करना। और इसकी कमान किसके हाथ में थी? सीधे प्रधानमंत्री के हाथ में, ताकि इसे सबसे ज्यादा अहमियत मिले। तो जो पहली योजना थी, उसने सबसे बुनियादी जरूरत पर फोकस किया। वो थी खेती, क्योंकि एक भूखे देश के लिए सबसे पहले रोटी जरूरी है। और ये योजना जबरदस्त कामयाब रही। इसके बाद दूसरी योजना ने भविष्य की तरफ देखा और भारी उद्योगों पर ध्यान दिया, जिसने भारत के इंडस्ट्रियल बेस की नींव रखी। नेहरू का ये जो कथन है ना, ये उस दौर की पूरी भावना को बता देता है। ये बांध सिर्फ सिंचाई के प्रोजेक्ट्स नहीं थे, बल्कि ये एक आत्मनिर्भर और मजबूत भारत के प्रतीक थे, उसके मंदिर थे। लेकिन सफलता की इस कहानी में एक बहुत ही दुखद मोड़ आया। तीसरी योजना तो जैसे एक बुरा सपना बनकर रह गई। पहले 1962 में चीन से युद्ध, फिर 1965 में पाकिस्तान से। और मानो इतना काफी नहीं था कि एक भयानक अकाल ने देश की अर्थव्यवस्था की जैसे कमर ही तोड़ दी। विकास के लक्ष्य अधूरे रह गए और भारत को पहली बार योजना अवकाश यानी प्लान हॉलिडे लेना पड़ा। 60 का दशक खत्म हो रहा था और 70 का दशक शुरू। ये पूरा दौर राजनीतिक और आर्थिक तौर पर बहुत ही उथल-पुथल भरा था। इस दौर में योजनाओं का रूप भी बदला और उनमें कई रुकावटें भी आईं। ये वो दौर था जब इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और गरीबी हटाओ का वो मशहूर नारा दिया। लेकिन फिर देश में इमरजेंसी लगी, राजनीतिक समीकरण लगातार बदल रहे थे। इसका असर ये हुआ कि 5वीं योजना को वक्त से 1 साल पहले ही खत्म करना पड़ा। इसकी जगह एक नया एक्सपेरिमेंट, रोलिंग प्लान लाया गया, लेकिन वो भी ज्यादा दिन नहीं चला। अब हम आते हैं 90 के दशक की शुरुआत में। भारत एक बहुत बड़े आर्थिक संकट के दरवाजे पर खड़ा था। एक ऐसा संकट जिसने देश को अपनी पूरी आर्थिक नीति पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया और एक ऐसे सुधार की नींव रखी जिसने भारत की तस्वीर हमेशा के लिए बदल दी। हालत कितनी गंभीर थी? देश का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वो लगभग खत्म हो चुके थे। हमारे पास बस कुछ हफ्तों के इंपोर्ट का पैसा बचा था। सोचिए कितनी बड़ी मुसीबत थी ये। हालात इतने खराब थे कि हमें फिर से योजनाओं को रोकना पड़ा और एक बिल्कुल नई राह तलाशनी पड़ी। तब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने कुछ बहुत बड़े और साहसी सुधारों की शुरुआत की। पहला कदम था उदारीकरण। इसने उस बदनाम लाइसेंस राज को खत्म किया, जहां हर छोटे बड़े काम के लिए सरकारी इजाजत की जरूरत पड़ती थी। इसने उद्योगों को सरकारी जकड़ से आज़ादी दी। दूसरा बड़ा कदम था निजीकरण। इसका मतलब था कि सरकार ने अपनी कंपनियों में हिस्सेदारी प्राइवेट सेक्टर को बेचना शुरू किया,
ताकि उनकी काम करने की क्षमता बढ़े और वो मार्केट में मुकाबला कर सकें। और तीसरा था वैश्वीकरण, जिसने भारतीय बाजारों के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए। अब विदेशी कंपनियां यहां निवेश कर सकती थीं और हमारी कंपनियां दुनिया भर में व्यापार कर सकती थीं। इन ऐतिहासिक सुधारों के बाद पता है क्या बदला? योजनाओं का फोकस ही हमेशा के लिए बदल गया। अब जोर बड़े बड़े कारखानों या बांधों पर नहीं, बल्कि मानव विकास पर था, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर, क्योंकि असल में यही किसी भी देश की असली दौलत होती है। 1991 के बाद योजनाएं तो चल रही थीं, लेकिन उनका रोल बदल चुका था। और फिर 21वीं सदी में इस पूरे प्लानिंग मॉडल को ही बदलने का फैसला किया गया। इसके बाद की योजनाओं को देखें तो उनमें सामाजिक न्याय, समावेशी और सतत जैसे बहुत जरूरी शब्द जुड़ गए। इसका मतलब था कि अब सिर्फ आर्थिक विकास नहीं चाहिए था, बल्कि ऐसा विकास चाहिए था जिसका फायदा समाज के आखिरी इंसान तक पहुंचे और हमारे पर्यावरण को भी कोई नुकसान न हो। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। और फिर आया साल 2014। सरकार बदली और ये महसूस किया गया कि 65 साल पुराना ये जो केंद्र से चलने वाला प्लानिंग का मॉडल है, वो अब आज के भारत के लिए सही नहीं है। और इसीलिए एक युग का अंत करते हुए योजना आयोग को खत्म कर दिया गया और इसकी जगह 1 जनवरी 2015 को ली नीति आयोग ने। अब इन दोनों में फर्क क्या था? एक बुनियादी फर्क था। योजना आयोग जहां दिल्ली में बैठकर पूरे देश के लिए प्लान बनाता था, जिसे टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं, वहीं नीति आयोग राज्यों के साथ मिलकर काम करता है, जिसे सहकारी संघवाद कहते हैं। ये एक थिंक टैंक की तरह है जो योजनाएं थोपता नहीं, बल्कि राज्यों को सलाह और दिशा दिखाता है। तो कुल मिलाकर भारत ने 1951 से 2017 तक पूरी 12 पंचवर्षीय योजनाएं देखीं। हर योजना ने इस देश के विकास में अपना योगदान दिया। कुछ बहुत सफल रहीं, कुछ नाकाम भी हुईं, लेकिन हर योजना ने हमें कुछ न कुछ सिखाया जरूर। तो अब जब पंचवर्षीय योजनाओं का ये लंबा दौर खत्म हो चुका है, तो सवाल ये उठता है कि भविष्य में भारत के विकास का रास्ता क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल